नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट के विला के हॉल में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया प्रेसिडेंट का चेकअप करने जाती है और हॉल में पूरा बंसल परिवार ऐसे ही बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में विला के बाहर बहुत सारा गाड़ियों का काफिला आकर खड़ा हुआ। इस बार प्रेसिडेंट के गार्ड ने उन कार को नहीं रोका क्योंकि यह हर्षवर्धन का काफिला था और कोई भी ऐसा नहीं था इस देश में जो हर्षवर्धन रावत को रोकने की हिम्मत करे। हर्षवर्धन सीधे ही अपने गार्ड्स के साथ अंदर आ गया। जैसे ही वह हॉल में आया, उसने थोड़ी कड़क आवाज में वहां बैठी हुई राधिका से पूछा, क्या हुआ और ऐना कहाँ पर है? और तुमने मुझे इतनी हड़बड़ी में फोन क्यों किया? क्या उसे कुछ हुआ है? क्या वह कोई प्रॉब्लम में है? दरअसल जैसे ही हर्षवर्धन को राधिका का फोन आया था और राधिका ने आधी अधूरी बात करके फोन काट दिया था, तब से वह परेशान था। वह सारे रास्ते परेशान रहा था और 1 घंटे का रास्ता वह 20 मिनट में पार करके यहाँ तक पहुँच गया था और उसे पूरे रास्ते अनाया की चिंता हो रही थी। वही राधिका जो पहले हर्षवर्धन को वहां देखकर खुश थी, वह उसकी बात सुनकर डर गई और डरते हुए वह बता देती है कि किस तरह से डॉक्टर ऐना को देखकर उसे शक हुआ कि यही उसकी भाभी अनाया है। इतना बोलकर वह अपनी उंगलियों से खेलने लगी और उसने अपना सर झुका लिया जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। और भला डरे भी क्यों नहीं, उनके सामने हर्षवर्धन रावत था। बड़े से बड़ा इंसान उसके सामने मुंह खोलने से डरता था। यह तो फिर भी छोटी सी राधिका थी। वही हर्षवर्धन उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेता है, लेकिन तभी उसे याद आया कि राधिका ने डॉक्टर ऐना कहा। वह तो जानता था कि उसकी बीवी ही डॉक्टर ऐना है। इसका मतलब अनाया यहाँ है। यह सुनते ही उसकी दिमाग की बत्ती कल गई, क्योंकि उसकी बीवी को तो वह घर पर छोड़कर आया था। वह राधिका को घूरते हुए बोला, डॉक्टर ऐना कहाँ है? सबको लगा कि हर्षवर्धन को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, इसीलिए बंसल दादी बोली, बेटा तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। यह इस नटखट की शैतानी की वजह से है। उसे डॉक्टर ने तो कुछ नहीं कहा था। यह सारी उपज बदमाश के दिमाग की है। तभी विधान बंसल भी बोला, यह सही बात है हर्षवर्धन भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बदमाश को सबक सिखा दूंगा। आप ज्यादा परेशान मत हुए। वही उसकी बकवास सुनकर हर्षवर्धन बिना भाव के बोला, वह कहाँ पर है? सबको लगा आज तो डॉक्टर ऐना का बुरा दिन है, क्योंकि हर्षवर्धन उस पर गुस्सा हो गया है। लेकिन इनको कौन समझाए कि हर्षवर्धन तो अपनी बीवी का गुलाम है। तभी वहां प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी आया है। सेक्रेटरी परेशान होकर बोला, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। यह सुनकर सभी की नजरें उस पर चली जाती है। बंसल परिवार के लोग तो परेशान होकर उन्हें एकटक देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? प्रेसिडेंट तो ठीक है। तभी प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी बोला, डॉक्टर एन ने जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हमें लाने को कहा था, उनमें से आधे हर्ब्स हमें मिल नहीं रहे हैं। कुछ भी हो जाए, यह सारे हर्ब्स उन्होंने कल तक मांगे हैं, लेकिन कहीं से भी हमें यह हर्ब्स मिल नहीं रहे हैं, जैसे यह जड़ी बूटियां इस दुनिया में हो ही ना। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो जाती है और बंसल परिवार परेशान हो जाता है। बंसल दादाजी थोड़ी परेशान आवाज में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी करो, लेकिन उन्हें खोजो, पैसों की चिंता मत करो। प्रेसिडेंट का छोटा भाई भी बोल पड़ा, सही बात है, उन्हें खोजो, बड़े भैया को कुछ भी करके ठीक होना होगा। और वैसे भी वह इस देश के प्रेसिडेंट है। अगर उन्हें कोई दवाई नहीं मिल रही तो लोग हम पर हंसेंगे। तभी विधान और रिधान भी बोल पड़े, हब्स के नाम हमें दिखाए, हम कोशिश करते हैं। वह दोनों भी बिजनेस की दुनिया में और पॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत अच्छा नाम रखते थे, तो उन्हें लगा वो लोग खोज लेंगे। तभी प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी परेशान आवाज से बोला, हमने सारे रिसोर्सेस लगा लिए, यहाँ तक कि हमने ब्लैक मार्केट में भी कोशिश कर ली, लेकिन हमें वह दवाई नहीं मिल रही। तभी सीडीओ से एक आवाज आई, मिलेगी भी नहीं। इतना बोलकर सेक्रेटरी रेशमा नीचे आई। वही अपने दूसरे बॉस को नीचे देखकर रेशमा थोड़ी डर गई, लेकिन उसे याद था कि वह अपने लेडी बॉस के हस्बैंड को इग्नोर नहीं कर सकती। इसीलिए वह आगे जाकर हर्षवर्धन को ग्रीट करते हुए बोली, सर आप यहाँ पर। वही उसकी ग्रीटिंग को इग्नोर करते हुए हर्षवर्धन कड़क आवाज में बोला, ऐना कहाँ पर है? और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और इस बारे में मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वहीं उन दोनों को इतनी आसानी से बात करता देख सभी के चेहरे पर कंफ्यूजन थी, लेकिन रेशमा अपने सर की इतनी डरावनी आवाज सुनकर डरते हुए बोली, वह सर बॉस ने मना किया था।
आपको किसी भी चीज के लिए परेशान करने को। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो जाती है और वह थोड़ी कड़क आवाज में पूछता है, क्या तुम लोग मेरी वजह से यहाँ हो? यह सुनकर रेशमा नजरें चुरा लेती है। तभी सीढ़ियों से कड़क आवाज आई, नहीं, हम आपकी वजह से यहाँ नहीं है। यहाँ आने की एक और वजह है। यह सुनकर हर्षवर्धन सीढ़ियों की ओर देखता है तो वहां अनाया खड़ी थी, डॉक्टर ऐना के गेटअप में। हर्षवर्धन ने पहली बार अपनी बीवी का यह अंदाज देखा था। वो तो उसमें खो गया। अब तक हर्षवर्धन के चेहरे के कड़क भाव नर्म होंगे थे, लेकिन वह थोड़ा परेशान भी हो गया, क्योंकि उस मास्क के पीछे भी अनाया का थका हुआ चेहरा नजर आ रहा था। हर्षवर्धन जानता था कि जरूर अनाया ने एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट ट्राई किया होगा। हमें लगता है कि एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती है और एक्यूप्रेशर खोजकर ट्रीटमेंट करने के बाद किसी भी इंसान के शरीर की लगभग सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप 24 घंटे काम कर रहे हो। अनाया की हालत भी कुछ ऐसी थी। भले ही उसकी विल पावर स्ट्रांग थी, लेकिन वह थकी हुई नजर आ रही थी। हर्षवर्धन तुरंत सीढ़ियों के पास गया और उसको अपने गले लगाते हुए परेशान आवाज में बोला, बीवी, तुम यहाँ क्यों आए हो? और तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं थी। वही हर्षवर्धन ने यह सब कुछ धीमी आवाज में कहा था, इसलिए किसी ने सुना नहीं, लेकिन उसके एक्शन देखकर सभी लोगों की आंखें बड़ी हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि महान बिजनेस टाइकून हर्षवर्धन रावत किसी को सामने से गले लगा रहा है। बंसल परिवार तो सदमे में खड़ा था। अनाया उससे दूर होते हुए बोली, यह बात सिर्फ तुम्हारी नहीं हब्बी, यह बात इंडिया के करोड़ों लोगों की है। अगर सरकार बदली और सब कुछ उन लोगों के हाथ चला गया, तो तुम्हारे साथ साथ वह लोग भी स्ट्रगल में पड़ जाएंगे। मुझे पता है तुम संभाल लोगे, थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन आम जनता बर्बाद हो जाएगी। और मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि इंडिया के करोड़ों लोगों की जिंदगियों के साथ खेलूं। अगर मेरे इलाज करने से लाखों लोगों की जिंदगी सुकून से गुजर सकती है, तो अच्छा होगा मैं इलाज कर दूं। यह सुनकर हर्षवर्धन को अपनी बीवी पर प्राउड महसूस हुआ। उसे पता था कि डॉक्टर ऐना उसूलों वाली इंसान है और वह रुतबा और स्टेटस देखकर भी किसी का इलाज नहीं करती। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसमें सच में उसकी इलाज की जरूरत है, फिर वह फटीचर ही क्यों ना हो, वो उसका इलाज जरूर करती थी। आज भी वह प्रेसिडेंट का इलाज इसलिए करने नहीं आई थी कि वह बीमार थे या फिर वह एक देश के प्रेसिडेंट थे। वह इंडिया के करोड़ों लोगों की बिहार पर उसका इलाज कर रही थी, ताकि लाखों लोगों का फ्यूचर दांव पर ना लगे। अनाया ने दूसरी पार्टी की इंफॉर्मेशन निकाली थी। वह बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वह इलीगल कामों में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। इसीलिए अनाया नहीं चाहती थी कि इंडिया में दूसरी पार्टी का नाम बने। लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि कोई उनकी बातें सुन रहा था और यह उनके लिए कितना बड़ा खतरा बनने वाला है। क्या अनाया बचा पाएगी प्रेसिडेंट को, और हर्षवर्धन अपनी बीवी का साथ देगा इन सब में? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।